चलिए, आपको कल टॉपिक समझा रहे थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में। सबसे पहले आप बताइए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाएगा? कौटिल्य को। कौटिल्य का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चाणक्य। कौटिल्य या चाणक्य की पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। और इन्हीं का बुक का है नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये एक ऐसा पुस्तक है जिसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं जिक्र है, ध्यान से याद रखिएगा। ये मौर्य काल के बारे में ध्यान से याद रखना है, मौर्य के इतिहास के बारे में जानने का सबसे अच्छा साहित्यिक स्रोत में से एक है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें और एक पॉइंट और है, ये तक्षशिला के कौन थे? आचार्य ब्राह्मण थे। और इसमें राजनीतिक तथा लोक प्रशासन का जानकारी हमें मिलता है। वो किस पुस्तक में? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राजनीतिक के बारे में और लोक प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। चलिए आगे वही बात करेंगे। इसका 15 भाग है, यानी अधिकरण कितना है? 15 है। और 180 उपभाग है, प्रकरण 180 है। वही बात करेंगे। इसमें 6000 क्या है? श्लोक कितना है? 6000। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग है, कुल 180 अधिकरण है, सॉरी प्रकरण है, और 6000 क्या है? श्लोक है। आगे सुनिएगा कि अर्थशास्त्र में और क्या कौन कौन सा बात कहा गया। तो अगर अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए ना, इसमें और क्या क्या चीज का वर्णन है या क्या क्या चीज नहीं है, यानी क्या क्या चीज इसमें दिया गया। तो पहला पॉइंट सुनिएगा। सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, जो कि आपको याद रखना मौर्य काल के बारे में राजनीतिक तथा प्रशासनिक जानकारी देता है। यह बात आपको दिमाग में याद रखना, क्योंकि कहीं से भी अर्थव्यवस्था का जिक्र इसमें नहीं मिलता है। ठीक है। और इस कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या नहीं दिया गया, कई बार ऑप्शन में आते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कौन सा कथन नहीं दिया गया, या कौन सा बात नहीं दिया गया, या इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका यह बात तो सत्य हो जाएगा कि क्या बोलता है इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध जानकारी। लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहीं भी आपको याद रखना मौर्य शासक का जिक्र नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको याद रखना किसी मौर्य शासक का नाम का उल्लेख नहीं मिलता। तो पहला पॉइंट यही है कि अर्थशास्त्र में या इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में आपको ध्यान रखना है, क्या बताएं अभी, किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तथा एक पॉइंट और याद रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मगध की राजधानी जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का भी इसका उल्लेख नहीं मिलता, यह बात आपको याद रखना। तथा मौर्य साम्राज्य की राजधानी, वही मौर्य साम्राज्य कह लीजिए, मगध कह लीजिए, दोनों बात बराबर ही हो जाएगा ना। मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहां था? पाटलिपुत्र ही था ना। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख भी नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। अगला पॉइंट, एक और बात याद रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सैन्य प्रशासन के बारे में भी और नगर प्रशासन का, एक मिनट रुकिए, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का भी जानकारी नहीं मिलता। आखिर ये सब मिलता क्या है? तो अभी जस्ट हम पढ़ाएंगे इंडिका। क्या पढ़ाएंगे? इंडिका में इन सब बात का जानकारी मिलता। तो कई बार होता क्या है ना, एग्जाम में आ जाता है कि नगर प्रशासन या सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से होता है? मौर्य वंश में। तो ऐसे ध्यान से सुनिएगा। तो मौर्य वंश का नाम सुनते के साथ ना आपका एक बुक आ जाएगा हमेशा से दिमाग में। वो बुक कौन है? अर्थशास्त्र। कि कौटिल्य बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति था मौर्य वंश में, हाँ ठीक बात है, लेकिन
मेगास्थनीज ने लिखा ये बात को। कौन लिखा? मेगास्थनीज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में सैन्य प्रशासन, सैन्य व नगर प्रशासन, सैन्य व नगर प्रशासन की भी जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। वो कौन से पुस्तक में नहीं मिलता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। न राजधानी का उल्लेख किया गया, न किसी मौर्य वंश के शासकों का उल्लेख किया गया, ना ही सैन्य प्रशासन के बारे में, यानी कि ना आर्मी के बारे में भी इसमें, कि आर्मी कैसा होगा, किस प्रकार है, उसके बारे में भी जिक्र नहीं है। नगर प्रशासन यानी कि टाउन के बारे में, टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में भी जानकारी का उल्लेख किस पुस्तक में नहीं मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। ये आपको सिंपल सा फॉर्मेट कैसा बुक है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि ये जो बुक है ना कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सिंपल सा सामान्य जानकारी मिलता है कि राजनीति कैसे किया जाता है और प्रशासन, लोक प्रशासन, लोगों पर शासन किस तरीके से किया जाता है, ये सामान्य जानकारी है। कौन से पुस्तक में? अर्थशास्त्र। लेखक का नाम कौटिल्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए कौटिल्य का सप्त सिद्धांत, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से सुनिएगा। कौटिल्य का सप्त सिद्धांत, कौटिल्य का क्या हो जाएगा? सप्त सिद्धांत, यानी कि 7 थ्योरी दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा। सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है या सप्त सिद्धांत, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत लिख देते, सप्तांग ही, सप्तांग सिद्धांत। अब सप्तांग सिद्धांत क्या है, सप्तांग थ्योरी है क्या कौटिल्य का, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसने मौर्य साम्राज्य के समय सप्तांग सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? कौटिल्य। किस पुस्तक में उल्लेख मिलेगा? अर्थशास्त्र में मिलेगा। अब सप्तांग सिद्धांत क्या है, इन्होंने, कौटिल्य ने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। कौटिल्य कहता है सर, इन्होंने शरीर के अंगों का तुलना, क्या बोले? शरीर के अंगों का समान, मतलब शरीर के अंगों का तुलना राज्य के 7 अंगों से किया। क्या बोले? फिर से सुनिएगा। शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते, ठीक है। मतलब हम लोग का जो 7 अंग है ना, इसका कंपेयर इन्होंने अपने राज्यों से किया कि आंख कौन, आंख किसे कहते, मस्तिष्क किसे कहते, पैर किसे कहते, बाजू किसे कहते। तो इसका कंपेयर इन्होंने राज्य में होने वाले, ये सब होना चाहिए राजा के पास। अगर राजा के पास ये 7, यही सब चाणक्य नीति है, एक राजा का चाणक्य नीति यही सब है। वो 7 बात क्या, पहले पॉइंट तो लिख देते हैं कि इसने शरीर की, 1 मिनट, इन्होंने शरीर की तुलना राज्य के 7 अंगों से किया, अंगों से किया। या आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य को, ध्यान से सुनिएगा, 7 तत्व माना, राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना, ये बात भी आप कह सकते हैं। या राज्य 7 तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है, निर्मित हुआ है। वो 7 तत्व क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 3 ही है, 6 7। यानी कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहता है क्या कि हर एक राज्य के पास 7 अंग होना चाहिए, और 7 अंग है तभी जाके वो राजा बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का स्थापना कर सकता है। और ये 7 अंग कौटिल्य ने शरीर के 7,
ये सातों तत्व कौटिल्य ने शरीर के 7 अंगों से बताया। अब वो क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहले राज्य जो है ना, राज्य का सबसे बड़ा तत्व, सातों तत्वों में से सबसे अच्छा होना चाहिए राजा। क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए सबसे अच्छा। ये तत्व सबसे बढ़िया होना चाहिए, या स्वामित्व भी कह सकते हैं इसका मतलब, या स्वामी अर्थात स्वामी, या स्वामी। ठीक है। इसका तुलना कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है सिर से। सिर समझ में आ रहा ना? पूरा मुंडी जो आपका है ना, पूरा मुंडी ये आपका ठीक रहेगा ना, पूरा सिर आपका ठीक रहेगा तो आपका शरीर का हर एक अंग क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो शायद आपका शरीर का हर अंग क्या होगा? प्रभाव रहेगा। इसी के कारण से तो उन्होंने राजा और स्वामी का तुलना सिर से किया। किससे किया? सिर से। दूसरा, इन्होंने राज्य का तत्व में सबसे महत्वपूर्ण बताया अमात्य को। किसको बताया? अमात्य को। अमात्य मतलब मंत्री। अमात्य बोले तो मंत्री। बोला सुनिए, अगर किसी भी राज्य का साम्राज्य आप चाहते बहुत बड़ा हो तो स्वामी तो अच्छा होना चाहिए उस राज्य का, और उसका तुलना पूरा सिर से किया। वहीं बोला अमात्य और मंत्री का तुलना इन्होंने आंख से किया। बोला जितना अच्छा मंत्री उतना अच्छा राज्य विकसित होगा, और मंत्री का निगाह हर एक पे होना चाहिए, हर एक चीजों पे होना चाहिए। ठीक है। तो इसका कंपेयर इन्होंने किससे किया? आंख से किया। तीसरा, इन्होंने जो तत्व माना है वो माना है जनपद या राज्य क्षेत्र। जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र। अब देखिए, किसी भी राज्य के पास स्वामी है, ठीक बात है। किसी भी राज्य के पास अमात्य है, ठीक बात है। अगर राज्य में जनपद ही नहीं है, राज्य क्षेत्र ही नहीं है, वो क्या राज्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो राज्य क्षेत्र भी उसका अच्छा होना चाहिए। और इसका तुलना इन्होंने शरीर के जिस अंगों से किया वो पैर, या आप पूरा कह सकते हैं स्पेशली जांग से किया। यानी कि आपका पैर मजबूत रहेगा ना, क्योंकि जांग से इसलिए किया क्योंकि वहां का सबसे मजबूत हड्डी होता है। हाँ या ना? जितना ज्यादा मजबूत आपका जनपद बड़ा रहेगा उतना जगह आप शासन कर सकते। तो इसका तुलना कहीं कहीं मिलता है जांग से किया, या कहीं कहीं मिलता है पैर से किया। ये तीसरा तत्व हो गया राज्य का। चौथा, अगर बात करेंगे दुर्ग या किला, यानी कि किला अर्थात दुर्ग। ठीक है। किला अर्थात दुर्ग। और इसका तुलना इन्होंने बाह से किया कि जितना मजबूत बाह रहेगा ना, आर्म, समझ में आ गया, उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा। यानी कि किसी भी राज्य का किला जितना मजबूत रहेगा वो राज्य उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? विकसित रहेगा, या उसका साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। तो इसका तुलना इन्होंने किससे किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? बाह से किया। दुर्ग के बाद इन्होंने बताया कोष या धन। कोष अथवा धन, इसका तुलना इन्होंने मुख से किया। किससे किया? मुख से। अरे पैसा रहेगा तब ना खाइएगा। पैसा ही नहीं है राज्य में, खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। तो राज्य का पांचवा अंग क्या हो गया? कोष या धन। धन रहना भी राज्य के लिए अति आवश्यक है। छठा नंबर बात करेंगे, आपको याद रखना है दंड अर्थात सेना। क्या हो जाएगा आपका? दंड अर्थात सेना। इन्होंने छठा नंबर अपना राज्य का अंग बताया कि सेना भी आपका बहुत विशाल होना चाहिए। अविशाल हो चाहे नहीं हो, मजबूत सेना होना चाहिए। और इसका तुलना इन्होंने शरीर के जिस अंगों से किया उसका नाम है मस्तिष्क। किससे किया? मस्तिष्क। और फिर आपका सातवां आपको याद रखना, मित्र। क्या हो गया? मित्र। आपके पास 6 तत्व है। राजा भी अच्छा है, अमात्य भी अच्छा है, जनपद भी है, किला है,
धन भी है और दुर्ग दंड यानी कि सेना भी बढ़िया है। अगर आपको याद रखना है राज्य का तत्व में मित्र नहीं है ना, आस पड़ोस के राजा में संबंध नहीं है, या आपके ही साम्राज्य में मित्रता नहीं है, तब आसानी से आपका साम्राज्य में वही होगा जो रावण के साथ हुआ था। किसके साथ? रावण। और इसका तुलना जो इन्होंने किया कान से, किससे किया? कान से। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, या सप्तांग सिद्धांत देने वाले कौन है? कौटिल्य। इन्होंने राज्य के 7 तत्व बताया कि राज्य का 7 तत्व होना चाहिए, जिसमें इन्होंने सबसे पहला स्वामी यानी कि राजा के बारे में बताया, जिसका तुलना इन्होंने पूरा बात करेंगे सिद्ध से कर दिया। वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य का तत्व जो इन्होंने बताया वो बताया आंख से। किससे तुलना किया? आंख से। वहीं तीसरा जनपद यानी कि राज्य क्षेत्र, जितना अच्छा राज्य क्षेत्र, और इनका तुलना किया इन्होंने जांग या पैर से। फिर आगे आपको याद रखना किला या दुर्ग का तुलना किया पूरा बाह से, और फिर आपको याद रखना कोष या धन का तुलना किससे किया? मुख से। और फिर बताया इन्होंने दंड अर्थात सेना के बारे में कि सेना भी क्या होना चाहिए? विशाल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका तुलना इन्होंने किया किससे? मस्तिष्क से। अरे किससे किया? मस्तिष्क से। और फिर 7वां क्या हो गया? मित्र। कौटिल्य एक बात और कहता है, राज्य के पास ये 7 चीज है तो ठीक है, लेकिन 8वां भी बात कह दिया है, ये सब चीज होने के बाद अगर आपका कोई शत्रु नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा। ये सब होने के बाद आपका कोई क्या नहीं है? शत्रु नहीं है। आप बताइए, आपके पास सब चीज है और आपको दिखाने के लिए, इंसान का प्रवृत्ति है, नेचर है, दिखाना है। इंसान का नेचर है, एकदम कंफर्म है। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नौकरी ले रहे हैं? क्यों? अपने शौक के लिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो दिखाना ही है। आप लोग जो इतना आजकल रहने के लिए कुछ खास बात नहीं है। इस पृथ्वी पे निवास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक परिवार को, ज्यादा से ज्यादा परिवार में 4 लोग हैं ना, सिर्फ खाना है, पीना है, रहना है, सामान्य तरीके से हर कोई रह सकता आज के युग में। लेकिन ऐसा बात नहीं होता। आजकल हो गया दिखावा का दुनिया, कि एक भाई ने खरीदा अपाची गाड़ी तो एक भाई बोलेगा हम काहे कम है, हम केटीएम खरीद के लाएंगे। समझे? एक भाई ने घर में लगाया कूलर तो तुरंत अगला दिन क्या आ जाता है? एसी आ जाता है, दिखाने के लिए, बस दिखावा का दुनिया चल रहा। एक भाई ने खरीदा स्विफ्ट डिजायर तो एगो लैम्बोर्गिनी ही निकाल के आ जाएगा तुरंत में। दिखावा का दुनिया है। पॉकेट में भले रुपया ना हो, पॉकेट में रुपया हो चाहे ना हो, लेकिन आजकल दिखावा का दुनिया पूरा चल रहा है। समझ में आ गया? यानी कि शत्रु होना चाहिए। अगर ये है तब ना मजा आएगा लड़ने में। आप ही बताइए, यही नहीं है, आपके पास राजा अच्छा, आपके पास अमात्य अच्छा, आपके पास जनपद भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है, मित्र भी बहुत सुंदर सुंदर मिले हैं, और किला अर्थात दुर्ग भी बहुत बना के रखे हैं। समझ में आ रहा है? कोष धन भी, पैसा वाला भी आप है, लेकिन आपका कोई शत्रु ही नहीं है इस पृथ्वी पर, तो मजा आएगा जीने में? नहीं आएगा मजा। शत्रु का होना अनिवार्य बताया गया। किनको? कौन बताए हैं? चाणक्य या कौटिल्य बताए अपने चाणक्य नीति में कि इसका होना अनिवार्य। चलिए, और किसी चीज के बारे में जिक्र मिलता है क्या? ध्यान से सुनिए। वैसे मौर्य प्रशासन में चलेंगे, सबके बारे में बताएंगे, फिलहाल सुन लीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। इसमें पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं है, किसी भी मौर्य शासक के बारे में जिक्र नहीं है, और ना ही नगर प्रशासन के बारे में जिक्र नहीं है, और ना ही सैन्य का प्रशासन कैसा है इसके बारे में भी जिक्र नहीं है। और क्या क्या चीज के बारे में जिक्र है? तो एक गुप्तचर विभाग का उल्लेख मिलता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य में एक गुप्तचर विभाग चलता था जिसका नाम है गुड पुरुष। क्या नाम है? गुड पुरुष। सीधा आ जाता है एग्जाम में, गुड पुरुष क्या होता था, और गुड पुरुष का उल्लेख कहां मिलता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। ये क्या था? तो गुप्तचर विभाग था। ये क्या था आपका? गुप्तचर विभाग। यह
मौर्य काल में, मौर्य काल में गुप्तचर था। ठीक है, और इसके विभाग जो होते थे ना, जैसे आज का विभाग है, आज का विभाग जैसे एक शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा मंत्री हो गए ना, उसका विभाग अलग है। गृह मंत्रालय का विभाग अलग हो गया, खेल मंत्री का विभाग क्या हो गया, अलग हो गया। वैसे कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुह्य पुरुष का उल्लेख किया, बोला ये गुह्य पुरुष जो होते थे ना, ये गुप्तचर विभाग है। ये कौन से विभाग है, गुप्तचर विभाग है। और इसके विभाग को इन्होंने महामात्य सर्प कहा है, महामात्य सर्प का। ये सब संस्कृत का लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम बता रहे हैं, जितना पॉइंट लिखा रहे हैं ये बात ध्यान रखिएगा कि गुह्य पुरुष किसे कहा जाता, तो आपका आंसर होगा मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया, गुह्य पुरुष कहा गया। और इसके विभाग को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, महामात्य सर्प। क्या कहा गया, महामात्य सर्प। और ये दो प्रकार के होते थे गुप्तचर। गुप्तचर विभाग आज भी दो प्रकार के मिलते हैं। एक ऐसे गुप्तचर विभाग कहा है कौटिल्य ने कि दो गुप्तचर विभाग का उल्लेख मिलता है, एक संस्था का लिख देते हैं, एक संस्था, एक क्या बोले आपको, संस्था के बारे में, और एक जो मिलता था संचार। एक गुप्तचर ऐसा होता था जो कि हर जगह घूम घूम के गुप्तचर विभाग का पता लगाता था। और आपको पता होना चाहिए भारत में हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में केंद्र सरकार का यह गुप्तचर विभाग मिलता है हर एक जगह में। अब बोले ये बात क्या कह दी है आप, क्योंकि गुप्तचर विभाग राजा के विरुद्ध क्या चल रहा है या लोकतंत्र का देश में माहौल क्या है, कहीं तो नक्सल का प्रभावित इलाका तो नहीं है। आजकल आप लोग सुनते हैं कि सूत्रों से पता चला है कि मुंबई में अटैक होने वाला है। अरे सुनते हैं ना ये सब खबर, कभी कभी, रोज नहीं सुनते होंगे, साल में एक बार दो बार सुन लेते होंगे कि सूत्रों से पता चला है कि इस क्षेत्र पे आक्रमण होने वाला है, इस क्षेत्र पर आतंकवादी हमला होने वाला है। और भारत में सबसे अच्छा उदाहरण गुप्तचर विभाग में अगर देखा जाए किसी व्यक्ति का, अजीत डोभाल का। कौन, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल क्या है, गुप्तचर विभाग में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। वो रिक्शा चालक भी बने थे पाकिस्तान में, है कि नहीं, रिक्शा चालक बन गए थे। वो भिखमंगा भी बने थे, कौन, अजीत डोभाल। और सबसे पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट अगर बात किया जाए वो कौन थे, अजीत डोभाल थे। उसका तो फोटो हाल में वायरल हो गया 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, नहीं तो अजीत डोभाल का नाम ही लोग सुनते थे, अजीत डोभाल का शकल नहीं जानते थे। आप मारिएगा सर्च अजीत डोभाल के बारे में, बात कीजिएगा। भारत का सबसे अच्छा गुप्तचर विभाग में से एक है अजीत डोभाल का। उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कहां पे क्या होने वाला है। वो सरकार का आदमी है। अरे गुप्तचर विभाग क्या है, आपको थोड़ी बोल के आएगा कि हाँ कहाँ क्या चल रहा है। वो चुपचाप आएगा, बैठ ही जाएगा और आप ही से पूछेगा, मास्टरबा को मारेगा। मेरे आदमी बगल में बैठा हुआ है, गुप्तचर विभाग क्या है, हम ही बैठा दिए, एक का मतलब एगो यहाँ पे एगो उधर बैठा दिए, तो मास्टरबा को मारेगा, बहुत बन रहा है नहीं बोल, अरे मारेगा, मारेंगे हम, बोलो मारेगा, हाँ हम मारेंगे, चलो बाहर में घेर के मारेंगे। सर जानते आपके बारे में ना ऐसा ऐसा माहौल चल रहा है। हाँ यही क्या काम है किसका, गुप्तचर विभाग का यही काम है ना। तो कहा जाता अर्थशास्त्र में गुह्य पुरुष नाम का उल्लेख मिलता। देखिए गुप्तचर विभाग को ही क्या कहा जाता था, गुह्य पुरुष। संस्कृत भाषा में क्या कहा गया, गुह्य पुरुष, या अर्थशास्त्र में मौर्य काल में क्या कहा गया, गुह्य पुरुष। और इसके जो विभाग होते थे ना, महामात्या सर्प कहा जाता था, जो कि दो प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता, एक संस्था और एक संचार। ये जो संस्था होते थे ना और ये जो संचार होते थे, ये एक स्थान पे रहते थे। ये एक स्थान पर रहकर गुप्त बातों का पता लगाते थे, और ये घूम घूम के
कि देश में राजा के खिलाफ क्या चल रहा है, राजा के बारे में कोई गलत तो नहीं सोच रहा है, ये सब बात का जानकारी कौन लगाता था? संचार गुप्तचर विभाग। ठीक है, तो यह एक स्थान पे, या हम ये लिख सकते हैं, यह देश में हर जगह जाकर पता लगाता था कि देश में आखिरकार माहौल क्या चल रहा है, किस प्रकार का माहौल चल रहा है पूरा देश में। यह बात का जानकारी कौन लगाता था? संचार। कौन लगाया? संचार। देखिए हम बता दें, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होता है और कई बार आ जाता है कि मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? गुप्त पुरुष कहा जाता था। क्या कहा गया? गुप्त पुरुष। और गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया? महामात्य सर्प। और गुप्तचर के बारे में बात किया जाएगा, दो प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख मिलता है, एक संस्था और एक संचार। संचार का मतलब ही नहीं समझ में आता कि भ्रमण करना, संचार का मतलब क्या हो गया? भ्रमण करना, एक जगह से दूसरे जगह। बोलिए, हाँ बोलिए। यही बोलेंगे, लड़की को दिमाग कम होता है ना थोड़ा सा। बोली पहले 9 पढ़ेंगे, 9 का क्लास चलता है? बोले नहीं। 10 का चलता है? नहीं। 11 का चलता है? नहीं। 12 का चलता है? नहीं। क्या चीज का चलता है? कॉम्पिटिशन। बोलते हैं वही पढ़ेंगे। हद आदमी है। चलिए, तो ये बात हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और किस बात का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार आज मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद समझ में आता है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो केंद्र में है, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, अरे नाम सुने हैं? शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, किसान मंत्री, फलाना मंत्री, ढकाना मंत्री, रेल एवं परिवहन मंत्री, नाम सुने हैं ना? ठीक उसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 अधिकारी का उल्लेख मिलता है। कितना अधिकारी का? कुल 18 अधिकारी का उल्लेख मिलता है। और इस अधिकारी को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। तो ये होता क्या था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 अधिकारियों को तीर्थ कहा गया। तीर्थ कहा गया। अब बोलिएगा सर 18 के बारे में उल्लेख कीजिए। करेंगे जब मौर्य प्रशासन, जब हम पढ़ने जाएंगे तो मौर्य प्रशासन में हम जब पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, तो मौर्य प्रशासन में 18 का नाम लिख देंगे। 18 में से कम 8-10 आपका पूछता है एग्जाम में, और सामान्य एकदम सिंपल सा लिखा मिलेगा, आप आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र का कहानी अब क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन दो बात और सुनिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में एक वर्ड मिलता है, दास प्रथा। क्या बोल रहे हैं? दास प्रथा। क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, हाँ या ना? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान से सुनिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार का दासों का उल्लेख मिलता है। कुल कितना प्रकार का? 9 प्रकार का दास का उल्लेख मिलता है। दास का, यानी कि दास को इंग्लिश में कहा जाता है स्लेवरी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितना प्रकार का? 9 प्रकार का, 9 प्रकार का दासों का उल्लेख मिलता है।
तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि वह कौन सा मौर्यकालीन प्रशासन का जानकारी पुस्तक है जिसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जबकि मेगास्थनीज के बारे में जब अभी हम बात करेंगे ना, मेगास्थनीज कहेगा क्या कि मौर्य साम्राज्य में दास नहीं होते थे। तब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि किसने कहा कि मौर्य साम्राज्य में दास नहीं है? मेगास्थनीज ने। किसने कहा 9 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है? कौटिल्य ने। वैसे बौद्ध ग्रंथ या त्रिपिटक, त्रिपिटक समझ में आ रहा है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक में 3 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है। कितना? 3। तो ये नोट करके हम यहां लिख देते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कुल 3 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों का उल्लेख। जबकि कौटिल्य कहता है कि कुल कितना प्रकार का दास था? 9 प्रकार। कितना प्रकार? 9 प्रकार। 9 प्रकार को जानना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि 9 प्रकार के दास के बारे में मौर्य साम्राज्य में कौन बताता है? कौटिल्य। शूद्र का स्थिति क्या था मौर्य काल में? तो शूद्र के बारे में कौटिल्य कहता है कि पहली बार शूद्र को आर्य कहा कौटिल्य ने। आर्य, आर्य का मतलब क्या हो गया? श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ किसने कहा? कौटिल्य ने। तो अच्छा स्थिति था। तो कौटिल्य ने शूद्र को आर्य कहा। क्या कहा? आर्य कहा। और इसने यह भी बताया कि शूद्र लोग सैनिक में भर्ती होते थे, यानी कि शूद्र का स्थिति क्या था? अच्छा था। मौर्य काल में शूद्र का स्थिति क्या था? अच्छा था। यह अच्छा खासा स्थिति बताता है। अगला लास्ट पॉइंट है, भू राजस्व का स्थिति क्या था, यानी कि लैंड रिवेन्यू कैसा था कौटिल्य के समय। ये कौटिल्य क्या कहता है मौर्य साम्राज्य में? कहता है क्या 1/6 लिया जाता था। कितना? 1/6। कुल भूमि में जितना भी उपज हुआ है ना, कुल राजस्व में, सॉरी, कुल जितना भी आपको, ये आपका भूमि है 100%, तो इस भूमि में 1/6 लिया जाता था। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 10-15 पॉइंट आपको एकदम विशेष तौर पे याद रखना है। कौटिल्य से संबंधित, कौटिल्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि कौटिल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, जो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध थे। मौर्य काल में आपको ध्यान रखना, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखा जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। और इस अर्थशास्त्र में मौर्य काल के राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्रशासनिक संबंध के बारे में जानकारी मिलता है, हालांकि नगर प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में, क्या बोले, नगर प्रशासन के बारे में और सैन्य प्रशासन को छोड़कर जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी जिक्र किया गया, यानी कि राज्य का 7 अंग होते या राज्य 7 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पहला कहा इन्होंने स्वामी यानी कि राजा, जिसका तुलना इन्होंने पूरा सिर से कर दिया। दूसरा अमात्य अर्थात मंत्री, जिसका तुलना किससे कर दिया? आंख से कर दिया। तीसरा आपको बताए थे क्या? जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, जिसका तुलना इन्होंने जांग या पैर से कर दिया। चौथा इन्होंने दुर्ग या किला यानी कि अपना बाह से कर दिया। जितना मजबूत बाह रहेगा यानी कि जितना मजबूत किला रहेगा उतना अच्छा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा आपका। फिर इन्होंने कहा कोष धन, जितना अच्छा धन आपके पास, जितना अच्छा धन का रिवेन्यू होगा आपका, उतना अच्छा आपका मुंह चलेगा। पैसा रहबे न करेगा तो मोमोज कहां से खाइएगा? पैसा रहेगा तो मोमोज का पिज्जा डोमिनोज से मंगा के खाइएगा घर पे। ठीक है, आगे आपको याद रखना दंड अर्थात सेना, जितना अच्छा सेना रहेगा, समझ में आ गया। और इसका तुलना इन्होंने मस्तिष्क से किया है, उतना अच्छा आपका माइंड भी चलेगा। फिर इन्होंने मित्र बताया, मित्र भी होना चाहिए, ये नहीं कि सब चीज है। ऐसा कौटिल्य ने नहीं कहा कि 6 होना चाहिए या किसी एक होना चाहिए, नहीं, 7 होना चाहिए। 7 है
तो वो राज्य विकसित होगा, वो राज्य अच्छा राज्य होगा, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा दिखेगा। ये नहीं कि खाली मित्र करके बैठे, आपके पास पैसे नहीं तो मित्र होगा भी नहीं। ये वास्तविकता है। पॉकेट में रुपया है तब मित्र बनेगा, हर कृष्णा सुदामा थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ गया? कृष्ण सुदामा का दोस्ती ना, वो आपको याद रखना पहले ही चलता था। आजकल कृष्ण सुदामा का दोस्ती चलता है, आजकल नहीं चलता। आजकल सांप और क्या बोलता है, बिज्जी का दोस्ती चलता है। सांप और, जब तक पेट भरा है बिज्जी का तब तक सांप को नहीं खाएगा। समझ में आ गया ना? आजकल ऐसा दोस्ती चलने लगा है, ठीक है। हालांकि और आठवां बात इन्होंने कह दिया कि शत्रु नहीं है ना तो राज्य को जीने का मजा नहीं आएगा, और आपका भी शत्रु नहीं है तो जीने का मजा है, शत्रु को ही तो दिखाना है ना सारा बात को। चलिए फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कहा गया है क्या कि एक गुप्तचर अधिकारी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? अर्थशास्त्र में। और गुप्तचर विभाग के लिए, गुप्तचर के लिए किस वर्ड का उल्लेख मिलता है? गुप्त पुरुष। किसके लिए? गुप्त पुरुष का उल्लेख मिलता। और इसके विभाग को महामात्य सर्प पे कहा गया। क्या कहा गया? महामात्य सर्प। जो कि दो प्रकार में गुप्तचर या गुप्त पुरुष होते थे। एक वैसे जो एक स्थान पर रह के गुप्त बात का पता लगाते थे कि राजा का बारे में, साम्राज्य में क्या बात चल रहा है। एक वैसे होते थे जो कि हर एक जगह घूम घूम के जाते थे, घूम घूम के जाने वाला संचार, एक जगह रहने वाला संस्था। फिर आपको याद रखना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 बड़े बड़े अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। आगे आपको याद रखना, सीधा आ जाता है तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थ उसे कहा जाता है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया 18 अधिकारी होते थे। चलिए आगे अगर बात किया जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास का उल्लेख मिलता है, हाँ या ना? मिलता है। कितना प्रकार का? 9 प्रकार का। शूद्र के बारे में क्या जानकारी मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? बिल्कुल हाँ। और किस जाति के लिए कौटिल्य ने आर्य शब्द का उल्लेख किया है? शूद्र के लिए। किसके लिए? और कौटिल्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व कितना था? 1/6। 1/, जबकि मेगास्थनीज कहता है 1/4। और यही अंतर बार बार आता है मौर्य साम्राज्य में। समझ में आ गया ना? इसीलिए आपको ध्यान रखना। चलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए अगला जो हमारा बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, क्या नाम हो गया? अरे बता रहे हैं उसी के बारे में ना, इंडिका। दूसरा पुस्तक का नाम क्या हो गया? इंडिका। बताइए लेखक, लेखक कौन है? इसके जो रचना या ऑथर कौन है? कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। नाम सुने पहली बार क्या? लोकनिया में लेके नहीं आया था? अरे नहीं आया था। अरे कौन लेके आया था? अरे चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का बेटी से शादी किया था, 4 गो क्षेत्र लिया था दहेज में, लिया था। अब फिर लोकनिया में नहीं आया था। ये कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कहां? भारत नहीं आया था लोकनिया में लेके, हेलेना के साथ नहीं आया था। यही ना है मेगास्थनीज। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट ये यूनान का था। कहां का था? और मेगास्थनीज के बारे में ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज का बुक का नाम इंडिका, भारतीय इतिहास का जनक। क्योंकि इस इंडिका पुस्तक में पहली बार भारत के इतिहास के बारे में कुछ अच्छा खासा राजनीतिक वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में? इंडिका पुस्तक के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में या राजनीतिक संबंधित जानकारी हमें मिलता है। किस पुस्तक में? इंडिका। और ये भारत में कब से कब तक रहा था मेगास्थनीज? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज। बता भी चुके हैं आपको पहले भी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज यूनान का
सबसे प्रसिद्ध, सबसे, या हम सीधा लिख देते यूनान का राजदूत था जो किसके दरबार में आया? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और जानते हैं कब से कब तक रहा? ये आया था 304 बीसी में आया था और 299 बीसी तक भारत में रुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य रुका था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 बीसी में आया। कुछ दिन बोलेगा अशोक आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, समझे? अभी तो बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य आया था, कुछ दिन में क्या कहिएगा? अशोक आ गया था किसके दरबार में? कहवे कहिएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, 304 बीसी में आया, 299 बीसी तक रहा। और भारतीय इतिहास में ध्यान से सुनिएगा, ये पहला ऐसा पुस्तक माना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था, क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया ये पुस्तक था, यानी कि क्रम में लिखा गया था, बहुत अच्छे तरीके से भारत के इतिहास को बताया गया था। मेगास्थनीज ने बताया। कौन बताया? मेगास्थनीज। इसमें क्या क्या चीज का वर्णन है? अगर वर्णन लिखना चालू करेंगे तो बहुत चीजों का वर्णन है। वैसे जो जो प्रमुख बात है वो लिखना चालू करते हैं कि इसमें किस किस बातों का इसमें वर्णन किया गया है, क्या क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है। ध्यान से सुनिए, पहला नंबर पॉइंट सुनना है। इसमें पहला जो बताया गया है क्या चीज के बारे में? सुनिए, इंडिका में पहला वर्णन है पाटलिपुत्र के बारे में। क्या कौटिल्य ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, हां या ना? अरे नशा उसा में क्लास करने आ गए क्या? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख भी नहीं मिलता किस पुस्तक में? और मौर्य शासक का भी उल्लेख किसमें नहीं मिलता है? अर्थशास्त्र में। और यही दोनों चीज उल्टा चिपका देंगे, कहां जाके? इंडिका में। कहां चिपकाएंगे? इंडिका में। तो इंडिका में इसलिए ने आता एग्जाम में, देखिए मौर्य साम्राज्य में ये सब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको हमेशा लगेगा एक ही बात, नगर प्रशासन के बारे में जानकारी का उल्लेख। आपको फेमस पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। और टिक करके आ जाए, गलती हो जाएगा। सुनिए, तो सबसे पहला वर्णन है पाटलिपुत्र। किसके बारे में? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन। नगर का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? और यहां पे जो पाटलिपुत्र के बारे में जो अन्य नाम बताया गया है, पॉलीब्रोथा बताए हैं। तो पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या हो गया? पॉलीब्रोथा। दूसरा और क्या उल्लेख मिलता है इसमें? तो शासक का भी वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। शासक का वर्णन मिलता है कि मौर्य काल में शासक थे। और कौन से शासक का वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इंडिका पुस्तक में सैंड्रोकोटस, क्या बोल रहे हैं? सैंड्रोकोटस किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किस में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस पुस्तक में? इंडिका में। किस में मिलेगा? इंडिका पुस्तक किसका है? मेगास्थनीज। तीसरा नंबर, भारतीय इतिहास का जनक पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किस पुस्तक में? क्या नाम से पाटलिपुत्र? पॉलीब्रोथा। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किस पुस्तक में कहा गया? मेगास्थनीज में, सॉरी इंडिका में। और हाँ, इंडिका में जो मेगास्थनीज ने लिखा था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, और इसी सैंड्रोकोटस को आगे जाके बहुत सारे इतिहासकार ने सैंड्रोकोटस नाम ही बताया था। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा इसमें आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नगर प्रशासन के बारे में वर्णन। किसके बारे में? यानी कि सिटी का, या आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में भी वर्णन कहां मिलता है? इंडिका में। चौथा नंबर, सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन। किसके बारे में?
क्या ये सब आप बताइए अर्थशास्त्र में था? तो आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा या क्या है, ये सब के बारे में उल्लेख किस में मिलता है? इंडिका। और मैगस्थनीज कहता है कि जो नगर प्रशासन होते थे ना, जो भी नगर थे मौर्य साम्राज्य में, इस नगर का संचालन या जो भी सैन्य प्रशासन थे, इस नगर या सैन्य का संचालन समिति के माध्यम से होता था। एक कमेटी बनाया जाता था और कुल 6 कमेटी के माध्यम से, आपको याद रखना है कितना, 6 कमेटी के माध्यम से या 6 समिति के माध्यम से नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का संचालन किया जाता था। और ये 6 समिति के बारे में उल्लेख ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना है इस दोनों के बारे में कि इन प्रशासन का संचालन मैगस्थनीज जैसा देखा वैसा बात कह रहा। मैगस्थनीज ने भारत में आया और लगभग यहां पे 6-7 साल रुका और 6-7 साल में जो बात को देखा भारत में, वो बात स्वयं कौन कहा? मैगस्थनीज ने। और किस पुस्तक में कहा? इंडिका। और कहता है कि इन प्रशासन का संचालन जो है ना, 6 समितियों के यानी कि 6 कमेटी बनाया जाता था के माध्यम से किया जाता था। तो कुल मिला के 6 समिति बनाया जाता था। जैसे अब बताए 6 समिति होता क्या है? जैसे नगर प्रशासन है ना, तो हर समिति को अलग अलग काम दे दिया जाता था कि आपको नगर का काम को ये काम देखिए, झाड़ू मारने का काम आप देखिए, गुप्तचर विभाग वाला काम आप देखिए। तो इस प्रकार 6 समिति बना के हर नगर का संचालन किया जाता था। और अगर आज देखें कि नगर का संचालन सर कैसे किया जाता है, तो आपका नगर का संचालन के लिए आपके हर एक जिला में 2 अधिकारी फेमस होते, अरे होते हैं ना, एक आईएएस और एक आईपीएस, एक डीएम और एक एसपी। प्रत्येक नगर को आज का हम प्रशासन को पढ़ने जाएंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा कि देखिए प्रशासन कुछ नहीं होता, सीधा बोलिएगा आज हमारे भारत में अगर केंद्रीकृत व्यवस्था पढ़ रहे यानी सेंट्रलाइज प्रशासन के बारे में, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या कहिएगा कि राजा को क्या कहा जाता है? आज राष्ट्रपति कहा जाता है। राजा के नीचे दूसरा अधिकारी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए बहुत सारे मंत्री परिषद या विभाग का गठन किया जाता है। उसमें भी गुप्तचर विभाग का, प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए गुप्तचर विभाग का उल्लेख भी मिलता है। जैसे आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है। रॉ है RAW, रॉ भी क्या है? एक आपका गुप्तचर विभाग है। अरे हाँ या ना? तो यही सब आपका प्रशासन है। फिर आप प्रांत के बारे में पढ़िएगा यानी कि राज्य का प्रशासन के बारे में, तो आप क्या कहिएगा कि राज्य का प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल होता है। उसके नीचे कौन होते? मुख्यमंत्री होते। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए मंत्री परिषद है, उसी तरीके से प्रांत में कौन है? राज्य मंत्री परिषद। अरे है ना, स्टेट का भी काउंसिल है आपका। शिक्षा, बिहार का शिक्षा मंत्री अलग है, बिहार का पर्यावरण मंत्री अलग है, केंद्र का अलग है और राज्य का अलग है। अरे हाँ या ना? तो यही तरीके से उल्लेख कीजिएगा। फिर आइएगा कि नगर प्रशासन कैसा है, बताइए भारत का नगर प्रशासन कैसा है? तो आप बताइएगा नगर प्रशासन 2 अधिकारी मिलकर चलाते हैं, एक एसपी और एक डीएम। ठीक उसी प्रकार है मैगस्थनीज जो देखा भारत में आके वही बता रहा है। मैगस्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन 6 समिति के माध्यम से चलाया जाता था। ये हो गया चौथा बात। और किसी चीज के बारे में जिक्र मिलता है हमारे इंडिका पुस्तक में, तो एक आपको याद रखना, राजस्व का भी वर्णन मिलता है। किसके बारे में? अब राजस्व का वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रिवेन्यू का, लैंड रिवेन्यू का वर्णन इसलिए होता है क्योंकि कौटिल्य कहता 1/6, कितना कहा? और ये कहता 1/4। अब किसका बात माने? तो एग्जाम में दोनों पूछ लेता, किसने कहा 1/4 मौर्य काल में राजस्व लिया जाता था? मैगस्थनीज। किसने कहा 1/6 लिया जाता था? कौटिल्य ने। अरे कौन कहा? अब पुस्तक पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 1/4 किस पुस्तक में? इंडिका। 1/6 अर्थशास्त्र। चलिए 6ठा नंबर,
एक रोड के बारे में उल्लेख किया इन्होंने, रोड सड़क के बारे में उल्लेख किया, और ये बहुत प्रसिद्ध सड़क है आज भी, और ये सड़क को बनवाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ये बात हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? मेगास्थनीज कह रहा। कौन कह रहा है? और ये रोड का नाम क्या है? उत्तरा पथ, यानी कि नॉर्थ पाथ। ठीक है। और ये जो इसका वर्णन जो किया है, ये करने वाला मेगास्थनीज है। एक रोड है बहुत ज्यादा फेमस, ध्यान से देखिए, आज भी है, आज भी ये रोड बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, ये आपका हो गया सिंध का इलाका। कैसा इलाका हो गया? सिंध का इलाका। यहीं पे आपका पड़ेगा लाहौर वगैरह भी। ठीक है। यहां से लेकर बंगाल का आपको याद रखना है सोनार गांव। कौन सा गांव? यहां तक का रोड का उल्लेख किया मेगास्थनीज ने। बोला भारत में जो हम सड़क देखे हैं ना, आश्चर्यजनक खा गए। इतना बढ़िया तरीके से रोड को डेवलप किया गया था। उत्तरा पथ का वर्णन कौन करता है? आपको याद रखना, कौन करता है? मेगास्थनीज। और ये रोड को बनाने वाला यही आपका उत्तरा पथ कहलाया। यही आपका क्या है? उत्तरा पथ। ठीक है। और ये रोड सिंध से लेकर आपको याद रखना सोनार गांव, बंगाल, उस समय का बंगाल, आज प्रेजेंट में बांग्लादेश। और ये रोड जो है ना, बनाने वाला कौन था? अरे कौन था? यह एक सड़क था, सड़क था जो सीएम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यही रोड आपको याद रखना है, मध्यकालीन इतिहास में बता देते हैं, वैसे खाली आगे पढ़ाएंगे आपको। शेरशाह सूरी, कौन? शेरशाह सूरी जब पढ़ेंगे तो उन्होंने इस रोड पे तनी मनी क्या किया? अलकतरा दे दिया। क्या दे दिया? अलकतरा, गिट्टी बिछा दिया। अब कहता है क्या? मैंने इस रोड को बनाया और अपने नाम पे रख दिया शेरशाह सूरी मार्ग। क्या रख दिया? शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, ठीक बात है, अच्छा बात, और बहुत प्रसिद्ध रोड है इतिहास का। फिर आगे चल के अंग्रेजवा आया। अंग्रेजवा क्या किया? एक नाम था ऑकलैंड। क्या नाम था? ऑकलैंड। वो क्या क्या इस रोड पे झाड़ू मरवा दिया। क्या मरवा दिया? झाड़ू। और झाड़ू मरवा के कहता है इसका नाम चेंज कर दिया, बोला ऑकलैंड रोड है, या फिर आपको याद रखना जीटी रोड है। जीटी रोड, इसी का नाम अन्य नाम है। इसी का अन्य नाम अगर बात किया जाए, अन्य नाम, इसी को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, ये शेरशाह ने रखा। इसी का अगला नाम अगर बात किया जाए, जीटी रोड रखा गया। क्या रखा गया? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड, जो आज जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड पूरा आपका जितना आपका है ना, झारखंड में चल जाए कोडरमा, रांची वाला जो रोड है ना, पूरा जीटी रोड है वो। और पूरा जीटी रोड बहुत सुंदर रोड है, खतरनाक रोड है। कौन बोलता है ये जीटी रोड जो है ना, बहुत खतरनाक रोड है। इतना सुंदर है ना, इतना साफ सुथरा आपको देखेगा ना ये रोड, कहने का बात है। बहुत वास्तविक में ये बहुत अच्छा, आज प्रेजेंट का स्थिति हम बता रहे, बहुत अच्छा रोड है, जो कि आपको याद रखना सीधा सीधा आपको पूरा उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा अच्छा शहर से होकर गुजरता है जीटी रोड। कौन सा रोड? जीटी रोड। तो ये आपका बहुत प्रसिद्ध रोड है, इसका बहुत सारा नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया था उत्तरा पथ के नाम से। बाद के कार्यकाल में शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी नाम रखा। बाद के कार्यकाल में ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम रखा। शायद NH2 यही है, NH2, या शायद हमको ध्यान इतना ध्यान में है कि शायद भारत का NH2 शायद यही होगा। हाँ यही होगा NH2। एक बार देख लीजिएगा, गलत होगा तो वहां पे काट के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो
मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन का उल्लेख किया, मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का, राजस्व का वर्णन कितना में 1/4, उत्तरापथ का वर्णन किसने किया? मेगास्थनीज ने। अरे कौन किया? क्या और कुछ के बारे में बताया क्या मेगास्थनीज बाबू ने? जी हां बिल्कुल, ये आपको याद रखना 7वां नंबर। इसने दास प्रथा के बारे में क्या कहा? सुनिए, मेगास्थनीज कहता है दास प्रथा के बारे में कि भारत में दास प्रथा नहीं था। कहा नहीं था? भारत में दास प्रथा नहीं था। यह बात कौन कहा? मेगास्थनीज कहता भारत में दास प्रथा नहीं था। अब बात माने तो माने किसका? कौटिल्य का माने कि मेगास्थनीज का? दोनों का मान लीजिए, कैलकुलेट एग्जाम में दोनों आता है। कौटिल्य कहता है कितना प्रकार का दास? 9 प्रकार। अब मेगास्थनीज क्या कहता? भारत में दास ही नहीं था। अब दास किसको कहा जाता? युद्ध में क्या होता था ना, जो दूसरे राज्य पे जीत हासिल कर लेते थे, उसके सेना को या उसके साम्राज्य में जितने भी लोग होते थे ना, सरकार के आदमी, सबको बंदी बना के ले आया जाता था अपने साम्राज्य में और उसको रखा जाता था अपने साम्राज्य में, काम करवाया जाता था। उसी को क्या कहा जाता है? दास। अगर दास को अगर आप देखना चाहते फिल्मी दुनिया में तो आप केजीएफ फिल्म देखे ना, जो ट्रक बाय ट्रक पूरा तरीका से सबको बंदी बना के नहीं लाते थे, नहीं देखे हैं? हाँ, तो वही आपको याद। दास प्रथा का उल्लेख किस पुस्तक में नहीं मिलता है? मेगास्थनीज। अरे किसमें नहीं मिलता है? मेगास्थनीज। अगला सुनिएगा, इसमें एक बात और ध्यान से सुनिए। इन्होंने यह भी कहा कि भारत में हम कभी अकाल पड़ते नहीं देखे। अकाल के बारे में क्या कहना है? मेगास्थनीज बाबू कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ा। अब बोले सर ये बात काहे बता रहे हैं, हमको इससे क्या मतलब है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कहता है या जैन ग्रंथ कहता है कि 12 साल का भीषण अकाल कहां पड़ा था? पड़ा था ना। अब मेगास्थनीज कहता भारत में अकाल नहीं पड़ा। बात किसका माने? फिर बता रहे किसका मानना है? दोनों का बात मानिए। मेगास्थनीज बाबू कहता है तो ठीक बात है, लेकिन चंद्रगुप्त का भी बात मानना पड़ेगा आपको कि चंद्रगुप्त या जैन ग्रंथ कहता है कि 12 साल का भीषण अकाल पड़ने के उपरांत, आपको पता होना चाहिए भद्रबाहु और स्थूलभद्र वाला मामला याद है ना? क्या हटाइए। तो अकाल के बारे में क्या कहना है कि भारत में अकाल नहीं पड़ा। अगला सुनिए, बोला भारत में इतना सोना है, सोना मतलब गोल्ड, सोना बोले तो गोल्ड, सोना बाबू बोला सोना नहीं, मतलब सोना का खान यहां पे है। सोने की क्या है? खान है। यह स्वयं मेगास्थनीज कहता है। और भारत में सबसे ज्यादा सोना कश्मीर में था इस समय। मेगास्थनीज कहा, कौन कहा? मेगास्थनीज कहा कि प्रसिद्ध खान उस समय का कश्मीर बताया, यानी कि इस समय का प्रसिद्ध जो खान बताया, इन्होंने कहां बताया? कश्मीर को बताया कि कश्मीर में सोने का क्या था? खान था, यानी कि गोल्ड का माइन था। और कहता है मेगास्थनीज इतना ज्यादा भारत में सोना था ना, इतना ज्यादा सोना का खान था कि यहां पे चीटी जो था ना, चीटी समझ में आ रहा है ना? जो चीटी है वो सोना को खान से लेके ऊपर आता था, यानी कि सोने की चिड़िया हमारा देश था। और इस सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता भारत को, सोना पाया जाता इसलिए नहीं। यह बात गलत है आपके मन में। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता? तो आपके मन में आएगा सर शायद सोना ज्यादा मिलता होगा, सोना। यह बात था, हमारा देश हर मामला में आगे था, हर एक मामला में। सोना भी बहुत ज्यादा था, पैसा भी बहुत ज्यादा था, जीडीपी बहुत ज्यादा था, इस समय का बहुत पैसा था हमारा। अंग्रेज आने से पहले बताया जाता है कि भारत का जीडीपी 20 था। कितना? 20। अब बोलेगा जीडीपी सर क्या होता है? तो अभी हम इतिहास का क्लास पढ़ा रहे हैं, जब इकोनॉमिक्स का क्लास बैच पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे क्या चीज आपको?
जीडीपी के बारे में। तो सोने की खान के बारे में जिक्र, अकाल ना होने का वर्णन, दास प्रथा ना होने का वर्णन, आगे उत्तरापथ रोड का वर्णन, राजस्व 1/4 का वर्णन, सैन्य प्रशासन 6 समिति के माध्यम से व नगर प्रशासन 6 समिति के माध्यम से, और आपको याद रखना है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन, पॉलीब्रोथा और शासक का वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य, सैंड्रोकोटस का वर्णन कौन किया? अरे कौन किया? मेगास्थनीज ने इन सभी चीजों का क्या किया है? वर्णन अपने पुस्तक, अरे अपने पुस्तक। और इंडिका को लिखने वाला मेगास्थनीज, इंडिका को लिखने वाला। इसी कारण से भारतीय इतिहास का जनक भी किसे कहा गया? किसे कहा गया? मेगास्थनीज को कहा गया। आगे सुनिएगा, इसमें और कुछ के बारे में बताया गया। तो लास्ट पॉइंट है मेगास्थनीज के बारे में, 10वां नंबर पॉइंट। वैसे तो बहुत सारा चीज है। इन्होंने ये कहा लेखन कला का भारत में अभाव है। जिस तरीके से यूनान में लोग लिखते हैं, जो आर्ट का जितना अच्छा वहां पे विस्तार है, वैसे भारत में नहीं है। यह बात कौन कहता है? मेगास्थनीज। कौन कहता है? मेगास्थनीज। और लास्ट पॉइंट बताते हैं, इन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया है। भारत में इन्होंने कहा 7 जाति है। अब बोलिए सर 7 जाति के बारे में पढ़ाएंगे आगे चल के मौर्य प्रशासन में जब चलेंगे। 7 जातियों का वर्णन का उल्लेख हमें मेगास्थनीज के बारे में मिलता है। अब मौर्य काल का जानने का सबसे अच्छा स्रोत हमारे पास खत्म हो गया साहित्यिक में। एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र और एक इंडिका। बच गया 3-4 पुस्तक के बारे में लिखाना। मंडे को जब मिलेंगे इतिहास का कक्षा में, ठीक है। और मंडे को जो टॉपिक चालू होगा फिर बता देते, अशोक का अभिलेख। कौन सा टॉपिक है? वैसे हम बोल देते हैं, सुन लीजिए, बोल देते हैं, ठीक है। खत्म ही हो गया, डायरेक्ट अशोक का अभिलेख चालू कर देंगे, बोल देते हैं, ठीक है। क्या नोट्स भेज देंगे, उसमें लिखा है, ठीक है। चलिए, आपको ध्यान रखना है बुक नंबर 1 जो बता चुके हैं, मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? कौन लिखा? विशाख दत्त। और उसमें हम बता चुके विसल शब्द के बारे में बताए हैं। चलिए, खत्म कहानी। तीसरा बुक हो गया। चौथा बुक का नाम है महावंश। कौन है? महावंश बौद्ध ग्रंथ है कि जैन ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ है। कौन है? महावंश में बताया जाता है कि अशोक और यानी कि मौर्य वंश क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय। ये बात भी बता दिए ना? नहीं बताए हैं? दिखाएं बताए हैं ना? हाँ, चलिए। जैन ग्रंथ और हाँ, महावंश में एक और यानी कि सिंहली ग्रंथ में यह भी बताया जाता है कि अशोक ने कितना भाई का हत्या किया? निना। बताए हैं ना? तो यही सब तो बचा ले, तो बढ़ाइए दिए, लिखाए न, और लिखा भी दिए, पहले यहां नहीं लिखा है। फिर आगे याद रखिए जैन ग्रंथ। कौन आपका? जैन ग्रंथ में भी आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन वाला जानकारी मिलेगा? बताइए तो। संलेखना पद्धति नहीं किया? अरे नहीं किया। 12 साल का भीषण अकाल पड़ा और संलेखना पद्धति के माध्यम से क्या बोलता है, अपना प्राण को त्याग कौन किया? चंद्रगुप्त। चलिए, खत्म हो गया, बस यही सब बचा हुआ था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और कुछ विदेशी इतिहासकार का नाम मिलता है जो कि पढ़ा चुके, स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन, एपियानस, नाम मिलता है ना। तो ये सब यूनानी इतिहासकार है। ये सब क्या है? यूनानी इतिहासकार, जो मेगास्थनीज के ही बातों को थोड़ा सा लिख दिया, बढ़ा चढ़ा के, या थोड़ा सा कम लिख दिया, और कुछ नहीं बचा है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का साहित्यिक प्रमाण यानी कि लिटरेचर वाला पोर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। और केवल अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ मौर्य साम्राज्य में जानने का जो स्रोत है, अशोक का अभिलेख। अशोक का 2 क्लास लगेगा। अशोक का अभिलेख को पढ़ाने में बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगा के आइएगा। मंडे को अशोक का अभिलेख हम पढ़ाएंगे। कब? सोमवार को। चलिए, अभी ज्योग्राफी का क्लास होगा।